हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ हीना। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। इससे पहले भी हम इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था अकबर बाबर के विषय में, जिन्होंने क्या था कि मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी। ये हमारी मुगल साम्राज्य की दूसरी वीडियो, जो पहले वाली वीडियो है उसमें हमने पढ़ा है बाबर के विषय में, जिन्होंने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। क्या क्या पढ़ा था हमने बाबर के विषय में कि बाबर का जो शासनकाल था 1526 से लेके 1530 तक रहा। इसी शासनकाल में क्या है, उनके 4 युद्ध होते हैं। उन युद्धों को याद करने की ट्रिक भी मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताई थी। पहला पानीपत का युद्ध, दूसरा उनका होता है खानवा का युद्ध, तीसरा चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, 1526, 1527, 1528 और 29। इन 4 सालों में ये 4 युद्ध होते हैं और 1530 में क्या है, बाबर की मृत्यु हो जाती है। आज हम पढ़ेंगे हुमायूं के विषय में। 1530 में जब बाबर की मृत्यु हुई तो उन्होंने अपने जीवित रहते हुए क्या था, अपने पुत्र हुमायूं जो है उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। मतलब उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया कि जो मेरी मृत्यु के बाद जो मेरा उत्तराधिकारी बनेगा, जो मेरे शासन को संभालेगा, वो कौन संभालेगा, हुमायूं संभालेगा। अब पिता की मृत्यु के बाद हुमायूं क्या होते हैं, यहाँ के शासक बन जाते हैं। मुगलिया जो सल्तनत है उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी हुमायूं के ऊपर आ जाती है। तो अपने आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हुमायूं के विषय में। तो स्टार्ट करते हैं। जो हुमायूं है, हुमायूं का जन्म कब होता है, 6 मार्च 1508 ईस्वी में। कहां पर होता है, काबुल नामक स्थान पर इनका जन्म होता है। काबुल में इनका जन्म हुआ। इनका जो पूरा नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। हुमायूं का पूरा नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। इनकी माता का नाम माहम बेगम था और पिता का नाम, जैसा कि आपको पहले ही बताया, क्या था, बाबर था। पिता का नाम इनके बाबर था और माता जो थी इनकी माहम बेगम थी। 1530 में जब इनके पिता की मृत्यु हो गई तो भाई अब उनके पिता के कहे अनुसार हुमायूं को क्या कर दिया जाता है, उत्तराधिकारी बना दिया जाता है और हुमायूं का होता है राज्याभिषेक। इनका जो राज्याभिषेक है वो कहां पर होता है, आगरा में। आगरा में 1530 में हुमायूं का होता है राज्याभिषेक। अब राज्याभिषेक के बाद हुमायूं के सामने कई चुनौतियां थी। सबसे पहले चुनौती कि अचानक से पिता की मृत्यु हो गई। 4 साल सिर्फ उनके पिता का शासनकाल रहा और इन 4 सालों में भी क्या थे, उनके 4 युद्ध हुए। तो उन्होंने यहाँ पर मुगल साम्राज्य की स्थापना तो कर दी, लेकिन क्या था कि यहाँ पर अच्छे से जो अपनी साम्राज्य था उसको सही से स्थापित नहीं कर पाए। अब हुमायूं अचानक से जब उत्तराधिकारी बना, पूरी सत्ता उसके ऊपर आ गई, तो सबसे बड़ी चुनौती तो उसके पास में यही थी कि उसको पूरा जो साम्राज्य था वो स्थापित करना था, सही से उसको स्थापित करना था। दूसरी उसके ऊपर और भी कई चुनौती थी। पिता की मृत्यु के बाद में और भी कई चुनौती थी, जैसे भाइयों में पूरी सत्ता का बंटवारा करना। मृत्यु से पहले ही जो बाबर थे उन्होंने अपने पुत्र को कह दिया था कि मेरे मरने के बाद में संपत्ति का बंटवारा अपने और भाइयों में भी करना। तो जो हुमायूं थे वो 4 भाई थे, एक हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल, ये 4 भाई थे और इनकी क्या थी, एक बहन थी जिनका नाम क्या था, गुलबदन बेगम। पिता की मृत्यु के बाद अब इन्होंने क्या करा, अपने भाइयों में साम्राज्य का बंटवारा कर दिया। जो कामरान थे उनको दिया काबुल और कंधार, हिंदाल को दिया इन्होंने मेवात, अस्करी को दिया संभल। ये 3 भाई हो गए और जो हुमायूं था वो चौथा खुद था और एक थी इनकी बहन गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इन्होंने हुमायूं नामा की रचना की थी। तो पेपर में अगर पूछा जाए कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, तो हुमायूं की जो बहन थी गुलबदन बेगम, इन्होंने ही हुमायूं नामा की रचना की थी। अब भैया मिल गया इनको शासनकाल हुमायूं को, अब हुमायूं बन गए शासक। अब इनके सामने कई चुनौतियां। सबसे पहली चुनौती कि सही से पूरा वो नहीं हुआ है, साम्राज्य का स्थापित नहीं हुआ है, तो साम्राज्य को स्थापित करना। ऊपर से कई दुश्मनों में भी कौन, अपने भाई जो थे वही इनके दुश्मन बन गए, इनसे चिढ़ने लगे। सत्ता को लेकर इनके बीच में मतभेद रहने लग गया भाइयों में। और
ऊपर से भारी चुनौतियां क्या आ गई, जो बहादुर शाह थे, जिनका क्या था, मालवा पर अधिकार था बहादुर शाह का, वो इनके दुश्मन बन गए। क्योंकि मालवा उस समय पे एक ऐसी जगह थी, मालवा गुजरात में है, जहां से क्या था कि व्यापार बहुत आसानी से होता था, समुद्री मार्ग के द्वारा व्यापार आसानी से होता था। तो उस क्षेत्र पर सभी शासक अपना अधिकार करना चाहते थे। तो जिस समय हुमायूं यहाँ के शासक बने, उस समय मालवा पर किसका अधिकार था, मालवा पर अधिकार था, मालवा पर बहादुर शाह का अधिकार था। बहादुर शाह तो जो सबसे पहला, अब इनके शासनकाल में जो जो अभियान हुए उनके विषय में हम थोड़ा पढ़ते हैं। जो इनका सबसे पहला अभियान था वो था मालवा का अभियान। मालवा का अभियान कब हुआ, 1535-1536 में। जो मालवा जगह थी, वहां के शासक कौन थे, बहादुर शाह थे। अब भाई हुमायूं को करना था इस मालवा पर अपना अधिकार, ठीक है। इससे पहले हम थोड़ा सा बहादुर शाह के बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो बहादुर शाह थे, ये क्या करते हैं, हुमायूं के शासनकाल में चित्तौड़ पर आक्रमण कर देते हैं। चित्तौड़ पर कर दिया इन्होंने आक्रमण, किसने, बहादुर शाह ने, और इसको जीत लिया, चित्तौड़ को जीत। और यहाँ की उस समय जो संरक्षिका थी वो कौन थी, कर्मावती थी। कर्मावती। बहादुर शाह क्या करता है, चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और कर्मावती को क्या कर देता है, पराजित कर देता है। पराजित करने के बाद इस पर कर लेता है वो अपना अधिकार। अब कर्मावती उस समय जो पूरी साम्राज्य होता है उसके जो शासक थे वो कौन थे, हुमायूं थे। तो उनसे मांगती है मदद, और उनसे मदद मांगते हुए क्या करती हैं कि हुमायूं को लिखती हैं पत्र लिखा है इन्होंने, किसको, हुमायूं को। उसी पत्र में एक राखी भी हुमायूं को भेजती हैं और पत्र में संदेश भेजती हैं कि हमारे चित्तौड़ की क्या है, हमें वापस दिलवा दीजिए और बहादुर शाह से हमारी क्या कीजिए, रक्षा कीजिए। और भाई पत्र में राखी मांगी है, तो यानी कि वो इसको भाई कहकर संबोधित करती हैं। अब जिसको राखी दी है तो उसका भी कुछ फर्ज है राखी के बदले में उनकी मदद करना। तो हुमायूं क्या होता है, एकदम तैयार हो जाता है भाई कर्मावती की सहायता करने के लिए, अपनी सेना को बोल देता है और चित्तौड़ की तरफ बढ़ने के लिए पूरी तैयारी कर ही चुका होता है। तभी इसको क्या होता है कि एक पत्र और प्राप्त होता है। अब ये पत्र इसको किसने लिखा था, बहादुर शाह ने। बहादुर शाह ने एक और पत्र लिखा है इसको, हुमायूं को, जिसमें उसने क्या संदेश लिखा है हुमायूं के लिए कि देखो भाई, ऐसा है कि मैंने कर दिया है गैर मुसलमानों के खिलाफ एक मुहिम चालू, जिसका नाम क्या है, जिहाद। ये सारी बात कौन है, बहादुर शाह अपने पत्र में हुमायूं को बता रहे हैं कि मैंने गैर मुसलमानों के खिलाफ एक अभियान चालू करा है और उस अभियान का नाम है जिहाद। जिसी के तहत क्या है, मैंने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और यहाँ से राजपूतों का अंत करते हुए चित्तौड़ को अपने अधीन कर लिया है। तो मैं तुमसे ये उम्मीद करता हूँ कि तुम भी एक मुसलमान हो, तो मेरी तुमसे ये पूरी आशा है कि मुसलमान होने के नाते तुम मेरी इस मुहिम में किसी भी प्रकार का कोई भी अड़ंगा नहीं डालोगे। अब हुमायूं पड़ गया चक्कर में, दुविधा में। एक तरफ कर्मावती उनसे सहायता मांग रही है, दूसरी तरफ बहादुर शाह उनको अपने धर्म का वो देके उन्हें फंसा रहा है कि मैंने जो मुहिम चालू करी है जिहाद, उसके तहत तुम मतलब मुसलमान होने के नाते मेरा साथ दो। अब अगर हुमायूं उसका साथ देता है तो पूरे जो मुसलमान है वो सारे के सारे इसके खिलाफ, हुमायूं के खिलाफ। तो यहाँ पर हुमायूं लगा जाता है चुप और किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि नहीं करता, ना वो सहायता करता है, ना इसके खिलाफ कुछ हो कोई भी अभियान करता है। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे तो बहादुर शाह इससे बच गया हुमायूं से। अब हुमायूं बैठे पूरी ताक में। बहादुर शाह चित्तौड़ पर अपना कब्जा करके वापस आ गया, कहां पर, मालवा में वापस आ गया। और मालवा में ये जैसे ही वापस आया, यहाँ पर इसको किसने दबोच लिया, हुमायूं ने इसको दबोच लिया।
हुमायूं ने दबोच लिया कि चलो ठीक है, वहां तो तुमने मुझे जिहाद का वो देकर मुझे फंसा दिया, मतलब मैं कोई भी कुछ नहीं कर पाया तुम्हारे खिलाफ, लेकिन अब तुम यहाँ पे मेरे से बचो। और यहाँ पर क्या करता है, गुजरात में इसके खिलाफ कर देता है आक्रमण। गुजरात में हुमायूं कर देता है आक्रमण और गुजरात को जीत लेता है। बहादुर शाह अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाता है। बहादुर शाह और भागकर कहाँ पहुंच जाता है, गोवा में पहुंच जाता है। वहां पर पुर्तगालियों की शरण में ये पहुंच जाता है। अब ये हुमायूं यहाँ से जीत के बाद अपनी राजधानी के लिए क्या करते हैं, वापस लौट आते हैं। जैसे ही हुमायूं वापस लौटते हैं, बहादुर शाह जो है वो एक बार फिर से तैयारी करता है और वापस आकर अपने गुजरात को अपने अधीन कर लेता है और फिर से अपने पुर्तगालियों की सहायता से वापस गुजरात में अपना शासन स्थापित कर लेता है। तो ये था हमारा मालवा का अभियान। अब हम पढ़ेंगे दूसरा आपका बंगाल का अभियान। एक साल ही बीच में बीता, तभी क्या होता है 1538 में बंगाल का अभियान। 1538 में जो इसका दूसरा दुश्मन था, कौन था, एक तो था मालवा में बहादुर शाह और दूसरा था पूर्वी भारत में शेर शाह। उसकी शक्ति उस टाइम बहुत ही विस्तृत हो रही होती है, बहुत उसका मतलब नाम हो रहा होता है कि बहुत युद्ध में सबको हराने में बिल्कुल एकदम माहिर शेर खां की उपाधि भी मिली होती है उसे। तो वहां पर पूर्वी भारत में होता है शेर खां का शासन। यहाँ पर हुमायूं चुनार का किला होता है, चुनार का किला जो किसके अंदर में होता है, शेर खां के, उसको जीत लेता है। पूर्वी भारत में शेर खां, यहाँ पर चुनार के किले को हुमायूं चुनार का किला जीत लेता है। किससे जीत लेता है, शेर खां से जीत लिया और अपनी जीत से हो जाता है बहुत ही खुश और जीत कर सोचता है भैया अब हम तो हो गए बहुत शक्तिशाली, अब हम क्या आगे और भी राज्यों पर क्या करेंगे, अपना आक्रमण करेंगे और यहाँ पर अपना शासन करेंगे। यहाँ से बढ़ देता है आगे और आगे जाकर बंगाल पहुंचता है और बंगाल में भी पहले जो बंगाल था वो किसके अंदर में था, शेर खां के अंडर में था। बंगाल भी शेर खां से जीत लेता है, बंगाल शेर खां से जीत लेता है। और जीत के बाद बंगाल का नाम बदल देता है और नाम बदल कर क्या रखता है, बंगाल का दूसरा नाम जनतावाद। अब भाई किसी इंसान को दो बार कोई हराएगा तो वो कोई चुप थोड़ी बैठेगा। अब शेर का क्या होता है, इसके पूरी तरह खिलाफ हो जाता है। वो भी पूरी तैयारी में है कि अब मुझे मौका मिले तो इस बार मैं क्या करूं, इस बार मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, हुमायूं को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तो शेर खां फुल तैयारी में अपने लग जाता है, फुल जोश में फुल तैयारी में अपनी पूरी सेना तैयार कर लेता है किसके खिलाफ, हुमायूं के खिलाफ। और चौसा नामक स्थान पर 1539 में हुमायूं पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है, हुमायूं की सेना पर आक्रमण कर देता है। ये जो चौसा है वो कर्मनासा नदी के पास है। कर्मनासा नदी के तट पर होता है आपका कौन सा युद्ध, चौसा का युद्ध। कर्मनासा नदी के तट पर होता है चौसा का युद्ध। किस किस के मध्य होता है, हुमायूं और शेर खां। और यहाँ पे क्या करता है, शेर खां जीतता है और हुमायूं को बुरी तरह पराजित करता है। पराजय भी ऐसी कि हुमायूं को अपनी जान बचानी मुश्किल पड़ जाती है और ये अपनी जान बचाने के लिए क्या करता है, नदी में कूद जाता है।
नदी में कूद गया जान बचाने के लिए, बेहोशी की हालत में, डूबते डूबते ये डूबता जा रहा है। बेहोशी की हालत में एक निजाम नाम का भिश्ती होता है, उसको ये मिलता है हुमायूं, और वो भिश्ती क्या है, निजाम भिश्ती इसकी जान को बचा लेता है। तो यहाँ पर हुमायूं की जान बड़ी मुश्किल से बचती है, वो भी किसके द्वारा बचाई जाती है, भिश्ती के द्वारा, जिसका नाम क्या था, निजाम। निजाम भिश्ती ने इसकी जान बचाई हुमायूं की। उसका ट्रीटमेंट किया, इलाज किया। जब होश आवास में आया तो बताया भैया हम ऐसे ऐसे हुमायूं हैं मुगल साम्राज्य के, और इस तरह हार गए हैं युद्ध में और अपनी जान बचाकर नदी में कूद गए थे और आपने हमें बचा लिया। और कहते हैं, इस निजाम से वादा करते हैं कि तुमने मेरी जान बचाई है, इसका बदला मैं एक दिन जरूर चुकाऊंगा। और क्या करूंगा कि जब भी मैं शासक बनूंगा उस समय पर तुम्हें एक दिन का शासक बनाऊंगा। जब भी मेरा शासन आएगा, जब मेरे अंडर में ये पूरा शासन आएगा, तब मैं तुम्हें एक दिन का शासन बनाऊंगा। और हुमायूं अपने इस वादे को पूरा भी करते हैं। जब हुमायूं के पास दोबारा से सत्ता आती है, उस समय पे वो निजाम को क्या बनाते हैं, एक दिन का, मात्र एक दिन का शासक बनाया जाता है। तो ये भी पूछा जाता है कि एक दिन का शासक कौन बना था, तो ये भी आपको याद रखना है, कौन बना था, निजाम, जिसे किसने बनाया था, हुमायूं ने बनाया था। और अब एक दिन की शासक बनने के उपरांत ये क्या करता है, दौरान ये क्या करता है, निजाम के द्वारा चमड़े के सिक्के जारी किए जाते हैं। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि चमड़े के सिक्के किसने चलाए थे अपने शासनकाल में, चमड़े के सिक्के किसने चलाए, तो किसने चलाए थे, निजाम ने। जब ये एक दिन का शासक बना तो इसने चमड़े के सिक्के चलाए। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। अब इसकी जान बच गई हुमायूं की। अब हुमायूं दोबारा से लग जाते हैं पूरी तैयारी में, अपना साम्राज्य वापस पाने के लिए पूरी हिम्मत जुटाता है, दोबारा से अपनी सेनाएं इकट्ठी करता है फुल तैयारी के साथ। अब ये कर देता है दोबारा से शेर खां पर आक्रमण, और ये आक्रमण कहां पर करता है, कन्नौज में। कन्नौज का ही नाम पहले क्या था, बिलग्राम, इसीलिए से कन्नौज का युद्ध या फिर बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। एक साल बाद 1539 में चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें जो हुमायूं वो पराजित हुआ, और इस पराजय के दोबारा से हिम्मत जुटाकर अपने साम्राज्य को वापस पाने के लिए हुमायूं क्या करता है, दोबारा से कन्नौज बिलग्राम नामक स्थान पर शेर खां पर कर देता है आक्रमण। और फिर से इन दोनों के मध्य क्या होता है, युद्ध होता है। और ये युद्ध कहां पर है, बिलग्राम नामक स्थान पर होता है। अब हमारा है 1540 का कन्नौज का युद्ध। किस किस के मध्य हुआ, हुमायूं और शेर खां के। एक बार फिर शेर खां क्या है, हुमायूं की सेना को पूरी तरीके से परास्त कर देता है, पराजित कर देता है, और शेर खां की क्या होती है, विजय होती है। और इसी समय ये उपाधि धारण करता है शेर शाह की। इस युद्ध में विजय के बाद ही, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इस युद्ध में विजय के बाद शेर खां शेर शाह की उपाधि धारण करता है। और बेचारा हुमायूं जैसे पहले से इधर उधर भटक रहा था, वैसे ही भटकता हुआ अपनी जान बचा के किसी तरह यहाँ से भाग जाता है भारत छोड़कर, और भागते हुए कहाँ पहुंच जाता है, सिंध प्रांत। सिंध प्रांत से होते हुए पहुंच जाता है ईरान। ईरान पर ये पहुंच जाता है। इसीलिए जो हुमायूं का शासनकाल है वो 2 टाइम्स पीरियड में दिखाया गया है, 1530 से 1540 तक, और उसके बाद 1555 से 1556 तक। बीच के जो 15 साल है, 1540 से लेके 1555 तक, इस बीच में किसका शासन रहा भारत पर, शेर शाह का। क्योंकि उसने कहां पर, कन्नौज में इसको बुरी तरह हिरा दिया और मुगल सल्तनत का पूरी तरीके से अंत कर दिया। और 15 साल किसने शासन किया, शेर शाह सूरी ने, और उसके वंशजों ने यहाँ पर शासन किया। तो अब पढ़ते हैं हम इसके निष्कासित जीवन के विषय में। ये तो हो गए इसके युद्ध
हुमायूं का निष्कासित जीवन, यहां से भागकर ये पहुंचता है हुमायूं पहुंचता है कहां पर, ईरान में। ईरान में पहुंचता है। उस टाइम में ईरान के जो शासक होते हैं, शासक खलीफा, उस टाइम यहाँ पर खलीफा हुआ करते थे। तो जो यहाँ के खलीफा होते हैं वो कौन होते हैं, तमस्प, शाह तमस्प, शाह तमस्प। इनकी शरण में कौन है, हुमायूं जाता है तहमस्प की शरण में और इनसे मदद मांगता है कि मैं किसी तरह यहाँ पर आपकी शरण में आया हूँ और मेरी सहायता कीजिए। तहमस्प तो कहते हैं ठीक है भैया, हम तुम्हारी सहायता करेंगे, लेकिन बदले में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें भी हमारी एक बात माननी पड़ेगी। और वो क्या कहते हैं कि तुम्हें अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। हुमायूं के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। तुम जो शिया मुसलमान हो उसको परिवर्तित करके तुम्हें क्या बनना पड़ेगा, सुन्नी मुसलमान बनना पड़ेगा। तो यहाँ पर ही हुमायूं क्या बनता है, धर्म परिवर्तन कर सुन्नी मुसलमान बनता है, सुन्नी धर्म अपनाता है। यहाँ इसकी मुलाकात होती है हामिदा बानो बेगम से। हामिदा बानो बेगम, इनसे क्या है, हुमायूं विवाह कर लेता है, इनसे विवाह कर लेता है। और इसी निष्कासित जीवन में इनकी एक संतान होती है जिसका नाम क्या होता है, अकबर, जिसका जन्म कहाँ होता है, अमरकोट नामक स्थान पर, वीरशाल राजा के यहाँ पर इनका जन्म होता है। अकबर के विषय में सारी जानकारी हम जो अपनी अगली वीडियो पढ़ेंगे जिसमें हम अकबर के विषय में पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। आज हम अपने इसमें सिर्फ किसको कवर करेंगे, हुमायूं के बारे में सारी जानकारी हासिल करेंगे। तो ये जो हुमायूं था इसका पूरा का पूरा जीवन दर बदर धक्के खाते हुए बीता। कभी इधर, कभी इस युद्ध से भाग रहा है, तो कभी नदी में कूद रहा है, कभी दूसरे युद्ध, फिर दोबारा युद्ध कर रहा है अपनी सत्ता पाने के लिए। मतलब चैन से जितना भी इसका शासनकाल था कभी भी ये चैन से नहीं जी पाया। और अपने जीवन के 15 साल तो इसने इधर उधर दर बदर धक्के खाते हुए बिता दिए, क्योंकि इसके पास ना सत्ता थी ना शासन था, कुछ भी नहीं था इसके पास में। अब ये हुमायूं जो है वो ईरान में है, किसके पास है, शाह तमस्प के पास। अब इनसे ये सहायता मांगता है, इनसे सहायता मांगता है कि भारत में दोबारा से मतलब मुझे शासन करना है और आप मेरी मदद कीजिए। अब यहाँ जो 1540 से 55 तक का टाइम पीरियड है, इसमें जो शासन करता है वो कौन करता है, शेरशाह सूरी शासन करते हैं और उनके वंशज शासन करते हैं। बीच में हो जाती है शेरशाह सूरी की मृत्यु, और इनकी मृत्यु के बाद क्या है, जो इनके जो वंशज हैं, इनके बेटे वो शासन करते हैं, लेकिन वो सारे भी बेकार होते हैं। जितना प्रभावशाली शेरशाह सूरी स्वयं था, उतने ही नालायक जो इसके वंशज थे वो सारे के सारे होते हैं। मतलब सत्ता को अच्छी तरीके से चला ही नहीं पाते, कमजोर, एकदम कमजोर शासक साबित होते हैं। और इस बात की जानकारी किसको लग जाती है, हुमायूं को पता चल जाता है कि वो कमजोर शासक है। और इसी बात का फायदा उठाते हुए हुमायूं एक बार फिर से भारत आता है और यहाँ पर इसका होता है 1555 में सरहिंदी का युद्ध। 1555 में भारत वापस आता है हुमायूं और सरहिंदी में अंतिम सूर शासक सिकंदर सूर को हुमायूं पराजित कर देता है और एक बार फिर से मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। को पराजित कर फिर से हुमायूं मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। हुमायूं जो था, जैसा इसका नाम तो था हुमायूं का अर्थ होता है बहुत ही किस्मत वाला, लेकिन नाम के बिल्कुल ही विपरीत था। किस्मत वाला तो बिल्कुल भी नहीं था, इसके विपरीत जो इसकी किस्मत थी वो बहुत ही खराब थी,
पूरे जीवन काल ये इधर से उधर अपना भटकता ही रहा, कभी भी चैन से एक स्थान पर रह ही नहीं पाया। यहाँ आगे एक बार फिर से अंतिम सूर शासक जो होते हैं सिकंदर सूर, उनको पराजित करता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना कर लेता है। 1555 ईस्वी की बात है ये। अब ये सोचता है आए थोड़े चैन के दिन, चैन के दिन आते हैं भैया, शासक बन गए दोबारा से 1555 में। तभी क्या होता है 1556 ईस्वी में सूर मंडल, शेर मंडल, ये एक लाइब्रेरी है जिसकी स्थापना खुद हुमायूं ने की थी। पढ़ा लिखा शासक था हुमायूं, पढ़ने लिखने का शौकीन था, तो भाई लाइब्रेरी की स्थापना करी थी। उसी लाइब्रेरी में जब ये दोबारा से जीत जाता है तो अपना जो ज्यादा से ज्यादा समय जो होता है ये यहाँ पर हुमायूं अपना बिताता है। बुढ़ापे का समय यहाँ पे बिताने लग जाता है। बुढ़ापा तो खैर नहीं होता, ज्यादा उम्र तो नहीं होती है, 1508 में तो जन्म ही हुआ था, 56 ही है अभी तो यहाँ पर अपना लाइब्रेरी में ज्यादा से ज्यादा समय बिताता है। 1556 में फिर बदकिस्मती पीछा करती हुई उसके पीछे पीछे जाती है और लाइब्रेरी से बुक पढ़ने के बाद ये उतर रहा होता है, तभी इसकी क्या है सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो जाती है। मतलब एक साल भी ये 1555 में दोबारा से अपना शासन लिया और 1556 में फिर इसकी मृत्यु हो गई। और बदकिस्मती से फिर से मतलब कोई भी सुख इसके नसीब में रहा ही नहीं। 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब ये देखो बदकिस्मती कितनी ज्यादा है कि मतलब जब तक जीवित था तब तक तो इधर उधर भाग ही रहा था, लेकिन मरने के बाद भी शांति नहीं। 1556 में मरा, इसको दिल्ली के पुराना किला नामक स्थान पर दफना दिया गया। जैसे इसके मरने की सूचना अफगान सरदारों को मिलती है तो अफगान सरदार हेमू क्या करता है, पुराने किले पर कर देता है आक्रमण। अब भाई जब हुमायूं की जो सारी सेना होती है वो घबरा जाती है, उन्हें लगता है कि ये जो अफगान सरदार हैं किसी प्रकार से हमारे राजा हैं उनकी कब्र को नुकसान ना पहुंचाए, इसीलिए वो क्या करते हैं उसकी कब्र को वहां से खोदते हैं और वहां से हुमायूं का सब निकालते हैं और लेकर कभी कंधार में उनकी कब्र वो बनाते हैं और कभी कंधार में उनका मकबरा बनाते हैं तो कभी सरहिंदी में उनका मकबरा बनाते हैं। अंत में तसल्ली उसको तब मिलती है जब अकबर का शासनकाल होता है तो उनकी जो पत्नी होती है हुमायूं की पत्नी हामिदा बानो बेगम, उन्होंने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया और वहां पर अपने पति की कब्र बनवाई और वहां पर उनको दफनाया गया। तो तब से वहीं पर ये दफन है और शायद अब चैन से हूँ। तो ये था आज का हमारा टॉपिक हुमायूं। अच्छा, एक ये था आपका हुमायूं नामा की रचना। तो जो हुमायूं नामा है इसकी रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा में हुमायूं के बारे में सारी जानकारी मिलती है, हुमायूं के जीवन की सारी जानकारी कि कैसे कैसे उन्होंने अपना जीवन व्यतीत करा, कैसे कैसे शासन किया, कितने मतलब दुख उन्हें देखने पड़े अपने जीवन में, सब चीजों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो मुगलों के रीति रिवाज थे, शादी ब्याह की रस्में जो थी, मीना बाजार का जिक्र, ये सारी चीजें भी हमें हुमायूं नामा में देखने के लिए मिलती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक खत्म। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।